तो ह्यूमन बीइंग्स का रेस्पिरेशन सिस्टम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके अंदर डिफरेंस है जो अभी तक हमने पढ़ा है। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा था अदर ऑर्गेनिज्म का, वो उनके पास सिंगल यूनिट होती है। प्लांट्स के पास, अदर ऑर्गेनिज्म के पास, सॉरी बेटा मैं थोड़ा गलत बोल गई, प्लांट्स के पास उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं। बट ऑर्गेनिज्म, यदि हम एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो इनके पास सिर्फ सिंगल यूनिट होती है। जैसे कि फिश के पास गिल्स होते हैं, अर्थवॉर्म के पास स्किन होती है, अमीबा के पास उसकी मेम्ब्रेन होती है। तो इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स के पास लंग्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना, तो ये क्या क्या है, जैसे नोज से स्टार्ट होता है, देन नेसल पैसेज, देन ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई, लंग्स एंड देन डायफ्राम। तो ट्रेकिया जो होता है दिस इज कॉल्ड विंड पाइप। ठीक है, मैं आपको एक बार पहले डायग्राम दिखाऊंगी, फिर स्टेप बाय स्टेप्स हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, देखो यहाँ है नोज, नोज के थ्रू एयर जा रही है। ठीक है, ये नेजल कैविटी है, इसको नेसल पैसेज भी बोलते हैं। पूरा पैसेज है जिसके अंदर हमारा फार्निक्स लार्निक्स ये दोनों इंक्लूड है। ठीक है, दिस पिंक पोर्शन इज फार्निक्स एंड दिस पर्पल पोर्शन इज लार्निक्स। ओके, उसके बाद आता है ट्रेकिया। जो लार्निक्स है अप टू लार्निक्स हम उसे बोलते हैं नेसल पैसेज। पूरा ये नोज से लेकर यहाँ तक का पूरा नेसल पैसेज होता है, इसलिए हमने उसको उसी में इंक्लूड कर दिया, अभी अलग नाम नहीं बताया। लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो मैं एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद आता है ट्रेकिया। ठीक है, एंड देन ब्रोंकाई। देखो ये दिख रहे हैं ब्रोंकाई, इसके जो और ब्रांचेस हैं इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स जो एंड में एक मोटा सा गट्ठा बन जाता है, लुक एट द पिक्चर अबव, इनको बोलते हैं एल्वियोली। ये जो होते हैं ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड में एक मोटा सा बन जाता है, और इसके अंदर वीन्स, कैपिलरीज, ब्लड का मूवमेंट होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज एंड वीन्स। ये हमारा डायफ्राम होता है। ठीक है, एंड दिस इज लंग, वी ऑल नो दैट। ठीक है, अच्छा इसी इसी के अंदर रिब्स होते हैं। ओके, तो हम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप्स। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमारे पास है नॉस्ट्रिल या नोज, देन नेसल पैसेज, देन फार्निक्स, देन लार्निक्स, देन ट्रैकिया, एंड देन ये है, यहां से हटेगा, then bronchi, then lungs, then bronchioles, and then alveolar, and then blood capillaries. Means जो एयर है वो नोस्ट्रिल से नेसल पैसेज में आई, देन नेसल कैविटी में आई, देन फार्निक्स में, देन लार्निक्स में, देन ट्रैकिया में, देन ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई इसका मतलब लंग्स में आ गई है, देन उसके जो ब्रांचेस है ब्रोंक्यूल्स में, एंड देन एल्वियोर। ठीक है, एंड देन उसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं जिनके थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई होगी ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, अब हम एक एक करके इनके सारे स्टेप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि किसका क्या फंक्शन है। Human respiratory system is composed of pair of lungs. These are attached to a system of tubes which open on the outside through the nostril. Okay, following are the main structure in the human respiratory system. सबसे पहले आता है nostril. As we know that there are two nostrils, ठीक है, which converge to form a nasal passage.
जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो सिंगल नेसल पैसेज बनता है। जो नेसल पैसेज की इनर लाइनिंग है, अंदर की जो लाइनिंग होती है उसमें हेयर्स होते हैं, ठीक है, और ये हमेशा वेट रहता है। वेट क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस क्या होता है याद करो, मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि म्यूकस जो होता है वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन और ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होता है, ठीक है। ये वाटर में इजीली मिसिबल नहीं होता है, ठीक है, स्टिकी सब्सटेंस होता है ये, लेकिन लुब्रिकेशन, प्रोटेक्शन दोनों में हेल्प करता है। तो यहाँ पर काम क्या है, ये वेट रखता है हमारे नोजल पैसेज को, ठीक है, उस पैसेज को पूरी तरह से वेट बना के रखता है। अब वेट होने के कारण, या ये हम कहेंगे म्यूकस और हेयर होने के कारण, जब भी कोई डस्ट पार्टिकल आता है तो वो अंदर नहीं आ पाता है, ओके। ये उसको फिल्टर करके, जो एयर आ रही है उसको फिल्टर करके अंदर जाने देते हैं। सारा डस्ट पार्टिकल वहीं स्टिक हो जाता है और बाद में रिलीज आउट होता है, ओके। उसके बाद फारनेस, जैसे कि मैंने दिखाया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, जो कि कंटिन्यू होता है नेसल पैसेज में। एंड देन लार्जनेस, ये पार्ट फारनेस के बाद आता है, और ये वॉइस बॉक्स भी इसे हम कहते हैं। देन फोर्थ इज ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है, इसके अंदर बहुत सारी कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या काम करती हैं, ये एक्चुअल में यदि एयर किसी भी सिचुएशन में एब्सेंस हो गई है, एयर नहीं है, तो ये उसको, ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देती हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देती हैं, ठीक है। तो कार्टिलेज रिंग्स का मतलब समझ आया आपको? 9th क्लास में हमने कार्टिलेज पढ़ा था, क्या होता है? ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। देखो जरा ध्यान से इसको, क्या कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक तरह का फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे बॉडी के बहुत पार्ट्स में होता है। इसका काम क्या है? इट कैन बेंड ए बिट बट रेजिस्ट स्ट्रेचिंग। ये थोड़ा सा बेंड करता है बट स्ट्रेच नहीं होने देता है, ठीक है। और मेन फंक्शन की बात करें तो ये सभी बोन्स को कनेक्ट करके रखता है, ओके। जॉइंट्स में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ होता है ये? रिब केज में पाया जाता है, ईयर में, नोज में, थ्रोट में, दिखाई रही हूं मैं आपको ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। एंड बिटवीन दी बोन्स ऑफ बैक, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर मोस्टली कार्टिलेज होता है। धीरे धीरे जब वो बड़े होते चले जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है बोन के अंदर, ठीक है। बट दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट, दो बोन्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। ट्रैकिया में इसका मेन फंक्शन ये होता है, इन एब्सेंस ऑफ एयर ये ट्रैकिया को कोलैप्स, सिकुड़ने नहीं देता है, ठीक है। यदि एयर का सप्लाई नहीं है, एयर किसी भी सिचुएशन में नहीं जा रही है, तो ट्रैकिया सिकुड़ सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रैकिया, वो उसी पोजीशन में रहता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। अब यदि हम बात करें ब्रोंकाई, नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रोंकाई। A pair of bronchi comes out from the trachea with one broncho is going to each lung. जैसा कि मैंने बताया, लंग्स के दो पार्ट हैं, ठीक है, दो पेयर्स हैं ब्रोंकाई के, दोनों एक एक में प्रोवाइड होते हैं। देन फर्दर ये डिवाइड होता है ब्रांचेस में, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और एंड में एल्वेली होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। बिल्कुल, जो सर्कल सा मोटा सा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एल्वियोली। ये क्या होता है? ये बिल्कुल एंड में प्रेजेंट होता है ब्रैंक्यूल्स के, ठीक है। इसके अंदर बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है और इसका बेसिकली काम होता है, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं,
तो जो ऑक्सीजन आई है उसको ये ब्लड के थ्रू सभी पार्ट्स में सप्लाई किया जाता है, वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाती है। ठीक है, देखो, द एल्वेलस वेयर द ऑक्सीजन मिक्सेस विद ब्लड एंड CO2 exit from the blood. The exchange of gases in alveoli takes place due to pressure differential. क्योंकि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंशियल हो रहा है, दोनों का अलग अलग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसलिए O2 इन हो रही है और CO2 आउट हो रही है। आ रहा है बेटा समझ? हर्षित, लवण्या, जी आंटी। लवण्या बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसका पार्ट आप देख लो, ठीक है ना, ये पूरी ब्रोंकाई है, ठीक है। अब ये ब्रांचेस में आ गई है तो ब्रैंक्यूल्स हो गया है ये, और एंड में इसको एल्वियोली बोला है, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक बार आपको बताती हूँ क्या क्या स्टेप्स हैं। नॉस्ट्रिल्स एंड देन नेसल पैसेज एंड देन फार्निक्स, लार्निक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोली, ठीक है। एक बार जब आप इसके डायग्राम को देख लोगे उसके बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कार्टिलेज मैंने बता दिया है, म्यूकस मैंने बता दिया है, वैसे हम पढ़ चुके हैं, पर यदि आप भूल गए हो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट डाउन किया है। हाँ बेटा, ये इसका एक फ्लो डायग्राम है कि किस तरह से होता है, और ये हमारा मेन डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम भी आपका बनाना हो सकता है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है बनाना, देन आई विल टेल यू हाउ टू मेक इट, ठीक है। वैसे बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अब इसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्चुअल में रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। देखो, हमने लंग्स बताया, लंग्स के अंदर रिब्स प्रेजेंट होती हैं जो मूव इन मूव आउट, मतलब कोलैप्स होती हैं, एक्सपैंड होती हैं, ठीक है। जब भी एयर अंदर आती है, व्हेन एयर कम्स इन आवर बॉडी थ्रू द नोज, तो क्या होता है, रिब्स जो कि लंग्स की तरह ही है, लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, वो फूल जाती हैं ताकि मैक्सिमम एयर अंदर आ जाए, और जो डायफ्राम होता है ये थोड़ा नीचे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जब CO2 को बाहर जाना है, उस सिचुएशन में रिब्स जो होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं, दे विल मूव्स इन, अंदर की तरफ मूव्स होती हैं, और डायफ्राम जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव होता है, मतलब पूरी तरह से कोलैप्स वाली सिचुएशन आनी है। वो तभी होगा हमारा लंग्स जब डायफ्राम जो स्ट्रेट था, जो नीचे की तरफ था, वो ऊपर हो जाए और रिब्स और पास आ जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन आ गई, कोलैप्स वाली सिचुएशन आ गई, एक तरह से दब गया, दबने से प्रेशर इंपैक्ट होगा उस पर, ठीक है, और सारी की सारी एयर बाहर निकल जाएगी, दैट इज CO2। लेकिन इनहेलेशन में क्या होता है, जब डायफ्राम जो होता है वो थोड़ा नीचे खुल गया और रिब्स फूल गए, उस सिचुएशन में एयर अंदर आई, ज्यादा से ज्यादा एयर, दैट मींस ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की गई, ठीक है, दिस इज इनहेलेशन। जहां पर एयर आउट हो रही है दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, ओके। अब इसका हम एक बार पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है ये प्रोसेस, मैकेनिज्म सारा। जब भी हम सांस लेते हैं तो जो हमारी रिब्स हैं वो फ्लैट, मतलब यू विल से कि फूल जाती हैं, और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ, पहले वो फ्लैट होगा फिर वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, जब रिब्स हमारी फूल जाएंगी तो क्या होगा, चेस्ट कैविटी जो होगी वो लार्ज हो जाएगी, ओके। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक इनटू द लंग्स, अब लंग्स के अंदर एयर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया गया है, एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोली, और सारी जितनी भी एल्वियोली हैं उनको फिल कर दिया है एयर ने, ठीक है। जो एल्वियोली हैं वो सराउंडेड है थिन ब्लड वेसल से, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। इनका काम क्या है,
ब्लड को कैरी करना, ठीक है। जब ऑक्सीजन आती है तो वो डिफ्यूज आउट हो जाती है एल्वुली वॉल से ब्लड के अंदर। एल्वुली के अंदर ऑक्सीजन आई, अब ऑक्सीजन वहां से ब्लड के पास चली जाएगी विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, जब ऑक्सीजन ब्लड के पास आ गई, अब वही ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है, तो वही ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ब्लड हमारे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैरीड की जाएगी, ले जाई जाएगी, ओके। जहां पर ब्लड पास होगा टिश्यू के थ्रू, ठीक है, फिर वो सेल के थ्रू जाए, सेल के पास जाएगी, एक एक करके सभी ऑर्गन के पास ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। दूसरी बात, जो ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ, जो भी हमने फूड च्यू किया है उसके साथ जो मिक्स होगी वो हमें एनर्जी रिलीज करेगी, ठीक है। ये तो हो गया ऑक्सीजन का प्रोसेस। साइड बाय साइड CO2 जो होती है वो निकलती है, ठीक है, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो वो हमारे, जैसे कि ऑक्सीजन अंदर गई है सभी पार्ट्स में, वहीं से CO2 उन्हीं पार्ट से बाहर की तरफ निकलेगी, जैसे कि सेल में, एंड देन टिश्यूज में, एंड देन ब्लड में, ठीक है। ब्लड से फिर एल्वुली में आ जाएगी, देन एल्वुली से हमारे लंग्स में आएगी, देन लंग्स से ट्रैकिया में, देन ट्रैकिया से लार्नेक्स, फारनेक्स, नेसल पैसेज एंड नॉस्ट्रल, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, ओके। When we breathe out air, the diaphragm and muscles attached to the ribs relax. जब एयर बाहर निकलती है, ठीक है, तो क्या होता है, डायफ्राग्राम और मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जो चेस्ट कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, श्रिंक हो जाती है और छोटी बन जाती है। इसके कारण चेस्ट कैविटी एक तरह से प्रेशर जो है वो ज्यादा हुआ, मतलब यू विल से दैट वो दब गई, दबने के कारण जो एयर थी वो बाहर निकल गई। फॉर एग्जाम्पल हम बैलून का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बैलून के अंदर आपने हवा भरी, ठीक है, जब आप उसको दबाओगे ज्यादा प्रेशर के साथ तो वो दब जाएगा और एयर बाहर निकल जाएगी, ठीक है। यही वो हो रहा है कि जब हमने उसको प्रेस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, चेस्ट कैविटी को स्मॉल कर दिया तो वो पुश हो गई, चेस्ट पुशेस आउट द CO2, फिर CO2 बाहर निकल गई, ठीक है। कैसे निकली, वही एल्वुली, फिर लंग्स, देन ट्रैकिया, and then nostrils, and then out from the body into the air, okay, from the nose। तो ये हमारा था मैकेनिज्म। आया बेटा समझ में? जी आंटी। इसमें कोई ऐसा वर्ड हो जो नहीं समझ में आया हो? नहीं आंटी। ठीक है, तो ध्यान दो, जैसे कि ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल, लवन्य बेटा आपको भी समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम। During the breathing cycle, when air is taken in and out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and CO2 to be released। जब भी कभी भी हम ब्रीदिंग साइकिल हो रही होती है, मींस ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, उस सिचुएशन में लंग्स हमेशा थोड़ी सी रेजिडियल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब रेजिड्यू एयर, नन्ही सी एयर वो अपने पास रखता है कि कभी भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाए, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो जाए तो थोड़े टाइम के लिए बियर कर सकता है, ऑक्सीजन को सभी तरफ सप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा रेजिडियल वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में प्रेजेंट हो, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water than oxygen and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood। हमारी ब्लड में ये डिजोल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो गैसेस हैं ये ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नहीं होती हैं, ब्लड में मिक्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। तो ये तो था पूरा मैकेनिज्म, इसी को हमने थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा है। देखो, द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय डायफ्राग्राम एंड
इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं और डायफ्राम होता है, इनके द्वारा ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म कंट्रोल होता है, क्योंकि डायफ्राम नीचे मूव होता है, डायफ्राम ऊपर मूव होता है। इनहेलेशन की सिचुएशन में नीचे जाता है, खुल जाता है, और एक्सहेलेशन की सिचुएशन में ये ऊपर की मूव करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। डायफ्राम इज ए मेम्ब्रेन which separate the thoracic chamber from the abdominal cavity. एब्डोमिनल कैविटी पता है नीचे की कैविटी होती है, ठीक है। और ये जो चैम्बर है जिसके अंदर ये लंग्स है, इसको हम बोलते हैं थोरेक चैम्बर, ठीक है। तो डायफ्राम एक मेम्ब्रेन है जो इन दोनों को सेपरेट करती है। एब्डोमिनल हमारा स्टमक, हमारा वो स्टमक के जो नीचे होता है पैंक्रियाज, या फिर हम बात करेंगे और भी जितने ऑर्गन्स हमने डाइजेशन प्रोसेस में पढ़े थे, ठीक है। और जो थोरिक चैम्बर है ये हमारा जिसके अंदर लंग्स इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, जो भी सारा रेस्पिरेशन हो रहा है। डायफ्राम इन दोनों के बीच की मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल सेपरेट करती है, दो अलग अलग पार्ट्स बनाती है, ठीक है। When the diaphragm moves down, the lungs expand, फूल जाता है, ठीक है, और एयर इनहेल्ड हो जाती है। When diaphragm moves up, ऊपर की तरफ मूव करता है तो lungs कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है and air is exhaled, ठीक है। Rate of breathing, the process of breathing pump in oxygen into our blood and remove CO2, उसको हम कहते हैं दिस इज ब्रीदिंग प्रोसेस। ओके, तो इसमें ये इनवॉलंटरी होता है। अभी हम इसको और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि इनवॉलंटरी और वॉलंटरी क्या होता है। अभी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। जैसे कि हमें पता है वॉलंटरी वो चीजें होती हैं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे कि अभी मैं अपने हाथों को हिला रही हूँ या पैरों को मूव कर रही हूँ या मैं बोल रही हूँ, ये हमारी विश के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो मैं चाहती हूँ वो मैं कर रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी विश के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। दीज आर नेसेसरी एक्टिविटीज, दीज आर इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मीन्स हमारे विश के अकॉर्डिंग होना, इनवॉलेंट्री मीन्स हमारे विश के अकॉर्डिंग नहीं होना। दैट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। जैसे ब्रीदिंग है, पंपिंग है, हार्ट का पंप करना, ओके, जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, ये सब इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है ब्रीदिंग अकर्स इनवॉलेंट्री but rate of breathing is controlled by respiratory system of brain। लेकिन जो रेट होती है वो सारा ब्रेन के थ्रू ही कंट्रोल होता है, ओके, क्योंकि ब्रेन इज द मेजर पार्ट, यू विल से दैट मेन पार्ट जो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज हमारे बॉडी के अंदर। तो जो एवरेज ब्रीदिंग रेट होता है किसी भी एडल्ट मैन में वो होता है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 15 से 18 बार ब्रीदिंग होना चाहिए, ठीक है। दिस ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, हम अभी तक बोलते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन जो थी वो ब्लड में मिक्स होके चारों तरफ फैलती है, ठीक है, लेकिन ब्लड के अंदर एक्चुअल में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, जो सभी जगह ऑक्सीजन को फिर सप्लाई करने में हेल्प करता है। तो नॉर्मल रेंज हेमोग्लोबिन की कितनी होनी चाहिए? दैट इज 12 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है, इतनी मिनिमम, मतलब आई विल से दैट 12 to 18 ग्राम्स। इसके बीच का जो होता है दैट इज बहुत अच्छा माना जाता है। यदि हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, उस सिचुएशन में ऑक्सीजन को कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब एक पर्सन की जो कैपेसिटी है उस सिचुएशन में वो टायर्ड फील करता है, लैक ऑफ एनर्जी फील करता है, ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी तरह से
चारों तरफ नहीं पहुंचाया जाता है। ये जिसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, जिसके अंदर 12 ग्राम से भी कम होता है, ठीक है, तो उनको बोला जाता है आप रेड कलर के फ्रूट्स खाया जाए। मोस्टली जैसे कि बोला जाता है आप लोगों ने सुना हो गाजर, टमाटो और एक चकुंदर आता है, वो भी बहुत हेल्दी होता है इस सिचुएशन के लिए। हाँ जी। अच्छा, हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, कैसे कि कैसे पता चलेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रेस्पिरेशन के थ्रू छोड़ रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमें कैसे पता चलेगा? आपको याद हो मैंने केमिस्ट्री में बताया था कि जब भी हमें CO2 को आइडेंटिफाई करना हो तो वी यूज द लाइम वाटर, याद है आप लोगों को? हाँ जी। उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक हमने लाइम वाटर को टेस्ट ट्यूब में प्रिपेयर कर लिया है, मतलब रख लिया है, और उसमें फूंक मारी है। फूंक मारने के कारण जो लाइम वाटर है वो मिल्की मिल्की हो जाएगा, अदरवाइज वो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, फूंक मारते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा, मिल्क की तरह वो दिखेगा। ओके, तो इससे पता चलता है जो गैस हमने रिलीज करी है वो CO2 है। अब हम एक और टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। हमने क्या किया है, हमने सिरेंज यूज करी या पिचकारी यूज करी। हमने क्या किया, उसी फ्रेश लाइम वाटर के अंदर पिचकारी के अंदर नॉर्मल एयर भर ली या सिरेंज के अंदर नॉर्मल एयर भर ली, फिर हमने उस एयर को पुश किया उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये देखने के लिए वो कौन सी गैस है, क्योंकि उसके अंदर एयर प्रेजेंट है। अब एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। तो हम देखेंगे क्योंकि एयर के अंदर थोड़ी अमाउंट में CO2 प्रेजेंट है, इसलिए उसका कलर स्लाइटली मिल्की होता है, डार्क मिल्की नहीं होता है। जैसा कि हमने ब्लो किया था उस सिचुएशन में वो हाईली मिल्की हो गया, लेकिन इस सिचुएशन में वो लाइटली स्लाइटली बहुत हल्का सा मिल्कीनेस देता है। इससे प्रूफ होता है कि जो एयर है दैट कंटेन ए लिटिल अमाउंट ऑफ CO2, बट जो हम एयर लीव आउट कर रहे हैं उसके अंदर CO2 बहुत ज्यादा है, ठीक है। आ रहा है बेटा समझ में? हाँ जी। ठीक है, जी अंकल। ये हमें इस चीज को ध्यान देना है कि जो हम छोड़ रहे हैं उस वो पूरी तरह से CO2 ही है, बट यही टेस्ट जब हमने एयर के साथ किया तो मिल्कीनेस इतनी अपीयर नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि उसके अंदर सिर्फ कुछ अमाउंट की CO2 है। ओके, तो बेटा आज के लिए वैसे मैंने यही तैयार किया था, ठीक है। तो आप एक बार देखो, आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं ले लो, मैं एक बार इसका आपको फिर से रिवाइज कराऊंगी, कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी और आगे चलेंगे हम, ठीक है। मैम कल क्लास है? कल से मेरा मतलब बेटा मंडे। अच्छा।